हमारा एंड टाइम आ रहा है, जब अब हमें रिविजन करना है तो रिविजन के टाइम पे हमारा टेक्निक दूसरा होना चाहिए एग्जाम। सो व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग योर प्रिपरेशन? First, find out which are the most important questions and which are repetitively coming in your last. आपके सब्जेक्ट्स में समझो ओसी होगा, एसपी होगा और इको होगा। अगर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो तो भाई आपका साइंस है, मैथ्स एंड एसएस है, ठीक है, ये तीन आपके। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल में, और मैं हूं आपकी दामिनी मिस। फिर से एक ऐसी बात और एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो मोस्ट ऑफ बच्चे, अब आपका देखिए, अब पढ़ के तो हो चुका है, रिविजन लेक्चर्स हो चुके हैं, शॉर्ट आपको समझ में आ गया है, धीरे धीरे आप अपने एंड स्टेज पे आप आ चुके हो। अब इस स्टेज पे बाय हार्ट करने के लिए तो भाई हमारे पास टाइम नहीं बचा है, क्योंकि जो पढ़ना था वो हमारा खत्म हो चुका है। लास्ट के 1 मंथ हमको क्या करना रहता है? हमको करना होता है रिविजन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या मैं बोल दूं सबसे बड़ी गलती जो बेटा आप लोग करते हो ना, ये क्या करते हो पता है? पढ़ तो सब कुछ लिया, पर आपको यही नहीं पता है कि जब आपने जितना भी अभी तक पढ़ कर रखा है उसका रिविजन आपको कैसा करना है। देखो, जब आप कोई चीज पढ़ते हैं ना तो हम लोग उसको बहुत डीपली पढ़ते हैं, हम एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें उस चीज को समझना होता है। लेकिन जब हम रिविजन करते हैं, तब रिविजन के टाइम पे अगर आपने एक चैप्टर को बाय हार्ट करने के टाइम पे किसी एक चैप्टर को आपने 2 दिन या 3 दिन दिए होंगे समझो, या फिर मैं बोलती हूँ 6 घंटे 7 घंटे आपने दिए होंगे। अगर उसी चैप्टर को आपने पढ़ने के टाइम पे, जब आपने फर्स्ट टाइम उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे अगर किसी चैप्टर को आपने 6 घंटे दिया और आप रिविजन में भी उसको 6 घंटे दे रहे हो, तो आप समझो आप कितना टाइम वेस्ट करने वाले हो। तो आपको पहले समझना होगा कि जब किसी चैप्टर को हम बाय हार्ट करते हैं तो उसका टाइम और उसका पैटर्न, उसकी टेक्निक अलग होती है। लेकिन जब कोई चैप्टर हमारा बाय हार्ट करके हो चुका है, हमारा एंड टाइम आ रहा है, जब अब हमें रिविजन करना है तो रिविजन के टाइम पे हमारा टेक्निक दूसरा होना चाहिए, हमारा पैटर्न चेंज होना चाहिए, हमारे क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को यही बताने के लिए आई हूँ कि हमको रिवीजन कैसे करना चाहिए और आपका प्रॉपर रिवीजन का क्या तरीका होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो आज मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट तरीके में बताऊंगी कि रिवीजन आपका किस तरीके से और कैसा होना चाहिए। देखो, रिवीजन को रिवीजन रखो। अगर कोई चैप्टर हम पढ़ाते तो हम आपको 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ाते, लेकिन उसी चैप्टर का रिवीजन हम 25-30 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं एज अ टीचर्स। तो एज ए स्टूडेंट जब आप किसी चैप्टर को बाय हार्ट करते हो तो आपने 2 दिन 3 दिन दिया, पर अगर आप किसी चैप्टर को रिवाइज करने वाले हो तो इतना टाइम आपको देना नहीं है। रिवीजन के लिए आपको कम से कम और शॉर्ट से शॉर्ट टाइम पीरियड देना है। तो सबसे पहले आपका रिवीजन का पैटर्न क्या होना चाहिए, ध्यान से समझो। रिवीजन के अंदर आपको अपने हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज पे ध्यान देना है। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज क्या होता है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ने वाले हो या जो भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप देखो कि सारे चैप्टर्स या उस पर्टिकुलर एक चैप्टर में या पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट्स में विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर रिपीटिंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स एंड विच हैज द हाईएस्ट वेटेज, देन मोस्ट प्रोबेबली यू हैव टू फोकस ऑन दैट टॉपिक instead of revising and rectifying all the question answers and all the chapters again and again, because that is not the proper pattern of studying your exam and doing the preparation for your exam. So what is the best way of doing your preparation? First, find out which are the most important questions and which are repetitively coming in your last few years papers. And firstly, when you are revising it, any chapters or any subject, first you revise that particular chapter or that particular questions which are very important in terms of your exams. मतलब आपके एग्जाम्स के अंदर जो टॉपिक या जो चैप्टर, मैं सपोज बोलती हूँ कि अगर आपके सब्जेक्ट में अगर हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम्स के अंदर सपोज 10 चैप्टर्स अगर आने वाले हैं, तो 10 चैप्टर्स में अगर आपके ऐसे 3 चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज, मैं बोलती हूँ ये 3 चैप्टर्स आपके वेटेज 50 मार्क्स का लेते हैं, तो अब आपको क्या करना है कि आप जब भी इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, आपको सबसे पहले इन चैप्टर्स का रिवीजन लेना है। मतलब 10 चैप्टर्स में से अगर आपने 10 चैप्टर्स में जो ये 3 चैप्टर्स है जिसका वेटेज आपका सबसे ज्यादा है, स्टार्ट योर रिवीजन विद दिस चैप्टर्स। ऐसा नहीं कि चलो पहले मेरे को अच्छा लगता है 7 चैप्टर तो पहले 7 पढ़ती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है 6 चैप्टर तो 6, नहीं। आप वेटेज देखो, इम्पैक्ट देखो कि आपके एग्जाम्स में कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज है। फिर आपने सपोज पर्टिकुलरली आपने चैप्टर नंबर 2 लिया, तो उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पैटर्न में आपको रिवाइज करना है। तो सबसे पहले आपकी जो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज है, मतलब वो चैप्टर या वो क्वेश्चन, जैसे 12th स्टैंडर्ड में अगर हम
ओसी की बात कर ले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में चैप्टर नंबर 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप रिवीजन करो उसी से स्टार्ट करो, पहले उसको कंप्लीट करो। अगर आप साइंस में जाते हो 10th स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो साइंस 1 साइंस 2 के अंदर अगर साइंस 2 में आप जाते हो तो आपके चैप्टर जो नीचे के जैसे चैप्टर नंबर 4 हो गया, फिर आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया, ये सब हाई वेटेड चैप्टर्स है जिनका वैल्यू ज्यादा है। तो आप पहले इन चैप्टर्स को रिवाइज करो, फिर इनके अंदर देखो कि कौन से चैप्टर्स है जो कौन से कुछ जैसे माइटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया, रिपीटेटिव लाता है। 12th स्टैंडर्ड के अंदर ओसी में जाएंगे तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग रिपीटेटिव आता है, बैंकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन रिपीटेटिव आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपको ज्यादा करनी है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है और ये मैंने कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट चैप्टर ने करके पढ़ा, फिर दूसरा चैप्टर उठाया, फिर तीसरा चैप्टर उठाया, इस तरीके से आपको रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन यू नीड टू फॉलो अ प्रॉपर पैटर्न ऑफ योर रिवीजन where you firstly have to focus on the most important chapters or else the most important questions you have to revise it. Then you have to the active recall. Now what is the active recall? Active recall की अपने आप से questions करो, अपने आप का टेस्ट लो instead of reading की तरह। अब आप बोलते हैं यार सेकंड चैप्टर तो मेरा हो चुका है, थर्ड चैप्टर हो चुका है, अभी आप बोले चलो आज रिवीजन करने बैठते, तो आप क्या करोगे? एक एग्जांपल देखो, सपोज मैं बोलती हूँ चैप्टर नंबर 2 आपका जो है लाइफ ऑर्गेनिजम्स वाला पार्ट है, या फिर 12th स्टैंडर्ड की बात करते हैं, आपका चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें आपका ट्रांसपोर्ट बैंकिंग एकदम अच्छे से पढ़ के हो चुका है, बहुत अच्छे से आपने अभी तक आपने लास्ट के 10 महीने बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया, आपका पूरा बायर्ड हो चुका है। अब आप क्या करोगे? आप बोलते चलो रिवीजन करता हूँ 4th चैप्टर का, चलो सेकंड चैप्टर का रिवीजन करते हैं। आप रिवीजन करने बैठ रहे हो और रिवीजन करने के टाइम पे आप वापस क्या करोगे? आप टेक्स्ट बुक खोलोगे, आप वापस पढ़ रहे हो, पेज टर्न कर रहे हो, पढ़ रहे हो, नहीं। अगर कोई चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो चुका है तो आप उस चैप्टर का खुद से टेस्ट कंडक्ट करो, खुद से क्वेश्चन आपको हो चुका है ना, चलो ठीक है आज मेरा रिवीजन के तौर पर आज मैं एग्जाम लेता हूँ, जितने उसके क्वेश्चन है सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सो एक्टिव रिकॉल इज व्हाट द चैप्टर व्हिच यू हैव द फुल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दिस चैप्टर इज डन। Now the pattern of revision is not the rectifying the again that same question. Now the pattern has changed in that period of time. In that time you have to prepare the test for yourself. आप खुद के लिए टेस्ट कंडक्ट करना स्टार्ट करो। रिवीजन का मतलब बार बार बुक खोलकर रट्टा मारना नहीं होता है बेटा। रिवीजन का मतलब होता है कि जो आप पढ़ चुके हो, जो आपका बायर्ड हो चुका है, अब आपको उसी चीज के लिए नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करनी है। मतलब आप अब जब भी आप 2 या 3 बार पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट रिवीजन लोगे तो आपको क्या करना है? खुद से टेस्ट करो, मतलब टेस्ट योरसेल्फ रेदर देन पॉजिटिवली रीडिंग। कंटिन्यू रीड कर रहे हो, रीड कर रहे हो, रीड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको बहुत आराम से जो भी आप पढ़ चुके हो उसका टेस्ट कंडक्ट करना है। तो आपको पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर रिवाइज करो, एक बार रिवाइज कर लिया, सेकेंड टाइम फिर रिवीजन करने के टाइम पे वापस रीडिंग नहीं करना है, फिर जो आपने पढ़ा है आपको उसका टेस्ट कंडक्ट करो, खुद से टेस्ट कंडक्ट करो, खुद से चेक करो। क्योंकि देखो सेल्फ टेस्ट जो होता है ना सबसे बेस्ट होता है। आप किसी और को लिख के दोगे, आप किसी और का टेस्ट दोगे, उससे बेटर होता है कि आप अपना टेस्ट खुद चेक करो और खुद देखो। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है? पेस्ट रेपिटेशंस। अब स्पेस रेपिटेशंस क्या होता है ध्यान से समझो। स्पेस रेपिटेशंस का होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठो, अगर आपने सोचा कि समझो एक टाइम टेबल, एक एग्जांपल समझो, आपने समझो 1 जनवरी को आप पढ़ना स्टार्ट किया और 10 जनवरी तक का डेट ले लो। 1 जनवरी को आपने सोचा कि अब टाइम आ गया कि मुझे रिवाइज करना स्टार्ट करना है। अब आपके सब्जेक्ट्स में समझो ओसी होगा, एसपी होगा और इको होगा। अगर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो तो भाई आपका साइंस है, मैथ्स एंड एसएस है, ठीक है। ये 3 आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। अब आप समझो 12th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा, आपको इतना कॉन्फिडेंट है कि भाई मेरा इको जो है ना वो बहुत अच्छे से हो चुका है, मतलब इसमें मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। पर ओसी आपका पढ़ के हुआ है बट स्टिल आपको कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपका बहुत अच्छे से पढ़ के हुआ है, मतलब आप थोड़े से कंफ्यूज टाइप हो कि अरे हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रॉपर मेरा चला है कि नहीं चला। तो जब भी आप रिविजन करो तो वो पार्ट जो अब तक आपका क्लियर नहीं है, वो पार्ट जो अब तक आपको टफ लग रहा है, पहले उसको शुरू करो। मतलब जिस पे आपको कॉन्फिडेंट है या जिस पे आपको ये है कि भाई ये तो मेरा काफी अच्छे से हो चुका है, तो उसको आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। आपको किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है? जो चैप्टर या जो सब्जेक्ट या जो कॉन्सेप्ट अब तक आपका क्लियर नहीं है,
पहले आपको उसके ऊपर फोकस करना है, बाद में आप दूसरे पे जाओ। सपोज आपको साइंस के अंदर साइंस 2 का कॉन्फिडेंट पूरा हो चुका है कि मेरा प्रैक्टिस हो चुका है, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, पर अभी भी साइंस 1 थोड़ा परेशान कर रहा है, न्यूमेरिकल्स थोड़े से परेशान कर रहे हैं अभी आपको, आपने किया बहुत बार प्रैक्टिस किया, बट स्टिल वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो हमको आना चाहिए वो अभी तक आपको साइंस 1 में नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप रिविजन स्टार्ट करोगे तो जो भी कॉन्सेप्ट आपका अभी तक थोड़ा सा अनक्लियर है उसको आपको पहले लेना है, और इससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी को रीइंफोर्स करता है, मतलब चीजें और अच्छे से मेमोराइज करना स्टार्ट होती है, कि जो चीजें आपको प्रॉपर बाहर नहीं थी आप और अच्छे से उसको बाय हार्ट करना स्टार्ट करोगे, और जिसके ऊपर कॉन्फिडेंट कम था अगर उसको रिवीजन के टाइम पे पहले लोगे और उसको टाइम ज्यादा दोगे तो उस पे भी आपका कॉन्फिडेंस सही तरीके से बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि भाई इको तो मेरे लिए इजी था, मैंने कर लिया, मेरे को टेंशन नहीं, अरे बट ओसी परेशान कर रहे हैं क्योंकि सब पॉइंट सेम 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 जा रहा है, तो क्या करना है पहले ओसी को करो। रिविजन के टाइम पे भी पहले किसको उठाना है, ओसी को उठाना है, जिसमें भी आपको कॉन्फिडेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है कि स्पेस रेपिटेशन स्केड्यूल से आपका जो प्रायर नॉलेज था उसी से आपको फैमिलियर नॉलेज करके आपको रेडी करना है। इसके साथ साथ अब भी एक समरी नोट्स बनाओ, मतलब जब भी आप रिविजन करते हो, रिविजन के टाइम पे देखो एक चैप्टर को मैंने एक बार पढ़ा, मुझे थोड़ा सा समझा, दूसरी बार पढ़ा और डिटेल समझा, तीसरी बार पढ़ा और डिटेल समझा, मैंने क्वेश्चन आंसर बाहर कर लिया। अब मैं वो स्टेज पे आ चुकी हूँ कि हर एक चैप्टर का मैंने 10-10 पेपर्स दे चुकी हूँ, मैं 10-10 टेस्ट दे चुकी, तो वो चैप्टर तो मुझे पूरा डिटेल में, तो अब उस चैप्टर को आपको, आप जब जैसे अपने समझो ओसी का आप लेकर बैठते हो, आपने बोला कि चैप्टर नंबर 4 आप खोलते हो, चैप्टर नंबर 4 खोलने के बाद अब आप बुक एक बार ऐसे देख लिया, 5-10 मिनट देखो, 10 मिनट देख के बुक को बंद कर दिया। बुक को बंद करने के बाद आप ना पेपर ले लो, पेन ले लो, और उसमें से क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या डेफिनेशन, मतलब हर चीज आपने क्या बिगनिंग में स्टार्ट किया, आपका डेफिनेशन आपको कौन कौन सा था उसका एक समरी नोट्स बनाओ। अगर मैथ्स होगा तो उसका फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंस था, उस फॉर्मूला के एक समरी नोट्स बनाओ। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंस थे, टॉपिक के अंदर क्या मेन पॉइंट्स थे, उन सब के आपको एक प्रॉपर समरी नोट्स बनाकर रखनी है। और देखो जिन बच्चों की आदत समरी नोट्स की नहीं रहती है ना बेटा, वो बच्चे 80-85 पे अटक जाते हैं, और जिन बच्चों की समरी की आदत होती है ना वो हमेशा 90 प्लस क्रॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद से समरी लिखना मतलब क्या होता है कि उस सारी चैप्टर को मेरे को खुद से, मुझे आइडिया कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज है, और अब मैं इतनी कैपेबल बन चुकी हूँ कि उस पूरे चैप्टर में से कॉन्टेक्स्ट कुछ भी आएगा मैं अपने ओन वर्ड्स में लिख सकती हूँ ना। आई हैव दैट कैपेबिलिटी दैट आई कैन राइट anything come from this chapter. I have the capability I can write in my own words. So that is the most important thing you need to understand it, कि जब भी आप लिख रहे you have to firstly focus on that कि भाई मैं खुद के summary notes बनाऊं, because this is the main last part which helps you a lot. Every time just opening your textbook and reading the same thing again and again, it will be become very boring, and after some point of time you will feel like कि बस यार हो गया, my body is now surrendering. Most of the children are always they tell कि मैम एंड टाइम आ रहा है और अब सरेंडर हो रहा है, बॉडी अब पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों नहीं मन करता? क्योंकि द पैटर्न विच यू नीड टू फॉलो यू आर नॉट फॉलोइंग इट। जैसी स्टडी का पैटर्न आप जून में फॉलो कर रहे थे वैसे आप दिसंबर में कर रहे हो, नहीं बेटा, आपको स्टडी पैटर्न चेंज होगा। जून में आप हर चीज को डिटेल में पढ़ते थे, अब आपको नॉलेज हो गया, अब आप अपने समरी नोट्स को बनाना स्टार्ट करो, सो इट विल एनहांस योर नॉलेज एंड योर मेमोरी पावर ऑल्सो। क्लियर? तो आपको क्या करना है, स्पेस रेपिटेशन टेक्निक को फॉलो अप करना है। उसके बाद क्या करना है कि जितने भी आपके ओल्ड रिविजन पेपर्स, मतलब आप किसी भी अपने कोचिंग में जाते होगे, क्लासेस में जाते रहोगे, तो वहां पे जून से लेकर अब तक जितने भी चैप्टर वाइज आपकी टेस्ट हुएंगे उन सारे टेस्ट को रिवाइज करना स्टार्ट करो। लुकिंग एट बैक माय ओल्ड रिविजन, कि मैं बैठ के मेरे जून से जितने भी पेपर्स मैंने, अगर किसी जो भी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सारे टेस्ट पेपर्स को फाइलिंग नहीं किया होगा तो बेटा फिर आप तो धन्य हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके फ्रेंड्स के पास होगी, आपके क्लासेस वाले आपको रीप्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप जाकर उनसे वापस लो, और चैप्टर वाइज जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं अब उनको वापस से देखो कि भाई जब आपने जुलाई में ये पेपर दिया था तब आपने एक बार पढ़ा था, आज यही पेपर जब आप सॉल्व करते हो तो तब से और अपने आपके कॉन्फिडेंट लेवल में कितना आया, आप कितने अच्छे से उस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो। तो अपने खुद के जो रिविजन पेपर्स थे जो लास्ट टाइम आपने अपने क्लासेस में या स्कूल्स के यूनिट टेस्ट में सॉल्व किए थे उनको आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। और मैंने जैसे बोला कि पास्ट पेपर्स इंपॉर्टेंट, पास्ट पेपर्स देखो, इसमें पास्ट पेपर्स क्या है, रिविजन पेपर में क्या बोल रही हूँ कि आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर्स और क्लासेस के जो क्लास टेस्ट होते थे उसके जो पेपर है उसको पहले प्रैक्टिस करो। वो सारे प्रैक्टिस करने के बाद आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स होंगे आपको
उसको फॉलो करना है। आपके समझिए, अब इस साल के जो बैच के बच्चे वो 2019 के पहले का तो पेपर भी आपको लेकर मतलब ही नहीं है। अगर मोस्ट प्रोबेबली अच्छा यही होगा कि आप 2021 से या 2020 से जो पेपर आए होंगे उसको करो, क्योंकि 2019 के अंदर भी सिलेबस का थोड़ा सा चेंज था। उस समय 100 मार्क्स का पेपर कर दिया गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे ये फंबल दिखेगा। तो बेटर होगा कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप 2020 से जो पेपर्स है उनको आप फॉलो करो, और जितने भी 2 टर्म में आते हैं, एक आपका आता है मई का, मतलब जो फैब में बच्चे देते हैं वो, और जिन बच्चों को ड्रॉप लगता है तो उनका फिर एक और पेपर होता है, रीटेस्ट होता है जून में। तो ये दोनों टाइम, मार्च का और जून का, ये दोनों पेपर आप निकालिए, और ज्यादा से ज्यादा पेपर रिविजन के टाइम पे। मैंने बोला रिविजन का मतलब ये नहीं है कि टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ रहे हो नहीं। रिविजन का मतलब क्या है? पेपर्स। रिवीजन तुमको चेक करना है कि भाई मेरा कितना हुआ है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करो, तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन कितना है और कितना नहीं है। उसके बाद तुमको समझना है कि जब तुमने सारे पेपर्स को सॉल्व कर लिया, सब कुछ हो गया, अब तुम्हारा प्रॉब्लम किधर आ रहा है। प्रॉब्लम का मतलब क्या है? मैंने सारा पेपर सॉल्व कर लिया, मैंने सब कुछ देख लिया, अभी तक मैं ओसी से बाहर नहीं आ पा रही, अभी तक मैं मैथ से बाहर नहीं, मैथ्स वन अभी भी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, साइंस वन मुझे अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने ये सब कुछ दिसंबर मंथ में मैंने खाली। आपको करना क्या है? आपको एक ही चीज ध्यान देनी है, दिसंबर मंथ जो है, दिसंबर मंथ आप ज्यादा से ज्यादा बेटा पेपर सॉल्व करो, ये ध्यान में रखो। दिसंबर मंथ को दे दो सिर्फ पेपर सॉल्विंग के लिए, जितना नवंबर तक पढ़ना था पढ़ के हो चुका, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे फायदा उतना मिलेगा नहीं। अब दिसंबर का मंथ पूरी तरीके से आप पेपर सॉल्विंग पे दो। ये मंथ के अंदर आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं कहां पर मुझे तकलीफ आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट है जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, और जब प्रॉब्लम पता चलेगा तब आप सॉल्यूशन, जनवरी में जंप मारने अपने सॉल्यूशंस के ऊपर, कि मैंने सारे सॉल्व करने के बाद मेरे को ये पता चल गया कि अभी तक मैं मैथ से बाहर नहीं आ पा रही, मैथ्स वन जो है मुझे तकलीफ दे रहा है, साइंस वन जो है मुझे तकलीफ दे रहा है, मराठी जो है मुझे तकलीफ दे रहा है। तो आने वाले टाइम के जो मंथ होंगे मुझे इन सब्जेक्ट्स के ऊपर मेरे रिवीजन लेक्चर्स के टाइम को ज्यादा देना है। मतलब आपको क्या करना है? दिसंबर का टारगेट बेटा पेपर सॉल्व, ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व कीजिए, और दिसंबर में पेपर सॉल्व करने के बाद आपको जनवरी तक इसका आपको सोल्यूशन समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मेरा प्रॉब्लम है, ये सब्जेक्ट मुझे तकलीफ दे रहा है, और जो सब्जेक्ट तकलीफ दे रहा है उस सब्जेक्ट के तकलीफ को निकालने के लिए सोल्यूशन ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? फिर जो सब्जेक्ट आपको तकलीफ दे रहा है उस सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन चैप्टर्स को पहले उठाइए, उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। आपको अभी भी जनवरी फरवरी का मंथ ले लो, जैन का मंथ ले लो, 30 डेज, 30 डेज के अंदर एवरी डे अगर आप 8 घंटे की भी स्टडीज करते हो तो 240 घंटा आपको मिलेगा, 240 आवर्स का टाइम अभी भी कम नहीं है। अगर किसी सब्जेक्ट हमारा वीक है, एक और दो सब्जेक्ट, तो उसको हाइक देने के लिए हमारे पास अभी भी बहुत टाइम बचेगा। तो आपको क्या करना है? दिसंबर में सिर्फ पेपर सॉल्व कर लो, और जनवरी में आपको जितने आपने पेपर सॉल्व किए उन सारे के सारे पेपर्स को आप में जो जो अभी भी वीक लग रहा है, जहां जहां पेन अटकी थी, जहां जहां कंफ्यूज हुआ था माइंड, जहां जहां ब्रेन को लगा था कि भाई काम नहीं चल पा रहा है, उनको ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। और सबसे लास्ट चीज आपको क्या करनी है? पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा अच्छी चीज देकर आती है, तो अपने आप को काम रखो, शांत रखो, चीजें जो होती है उसको बहुत ही पॉजिटिवली सोचो, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, देखो हम जैसी सोच रखते हैं ना वैसी चीजें हमारे साथ होती है। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। अगर आपने मेहनत अपनी शिद्दत से की है, बहुत अच्छी मेहनत की है, फिर डरो मत, बहुत पॉजिटिवली अपने एग्जामिनेशन सॉल्व के लिए जाओ। बस कुछ कुछ टिप्स ऐसे जो देती जा रही है एंड टाइम पे आपके लिए, मैं ये ज्यादा से ज्यादा ऐसे वीडियोस लेकर आ रही हूँ ताकि आप मोटिवेटेड होते रहो। अब आपको पता चल गया, पढ़ के हो गया, लेकिन पढ़ने के बाद जो आपका स्टेप आ रहा है वो आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है। तो इन सारी चीजों को मैं बहुत जल्दी ट्राई करूंगी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं टॉपिक्स के ऊपर आपकी वीडियोस छोटे छोटे लेकर आऊं, ताकि आप जब सर्च करो कि आपको टॉपिक्स वाइज जो सारे वीडियोस मिल जाए, आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो बहुत ही शांति से काम रहो, अच्छे से रिविजन करो और पेपर्स की तैयारी करो। कोई भी यहाँ वहां सुनना नहीं है, बस जो पढ़ लिया खत्म हो गया। अब मार्केट से कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लेंगे। अगर मार्केट से कुछ खरीदना भी होगा तो आपके जो प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं मार्केट में अवेलेबल, बहुत सारे पब्लिकेशंस के होते हैं, उन प्रैक्टिस पेपर्स को खरीदिए और ज्यादा से ज्यादा उसको सॉल्व करो, और अपने वीक सब्जेक्ट को अब उठाने का टाइम आ रहा है, उसको टफ करो। तब तक चैनल को ऐसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। कुछ भी डिफिकल्टी रहेगी कमेंट्स में आप जरूर बोलो, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल